हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त खुर्रम काज़मी। दोस्तों, गर्मी ने दस्तक दे दी है। आज टेम्परेचर 37 डिग्रीज था और जल्दी ही ये एक दो दिन में 40 डिग्रीज क्रॉस कर जाएगा। सभी लोग जो एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं उन्होंने एयर कंडीशनर्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं या एक आध दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग एयर कंडीशनर को पूरे सीज़न आराम से इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बेस्ट उनको कूलिंग इफ़ेक्ट मिले और उनकी सेहत के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए और एयर कंडीशनर की सेहत पर भी कोई इफ़ेक्ट ना आए। तो दोस्तों, अगर आप अपना एयर कंडीशनर स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर दिया है तो कुछ बेसिक बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि पूरे सीज़न आपको बढ़िया कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता रहे। तो सबसे पहले तो नंबर 1, एयर कंडीशनर की वेट सर्विस बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इंजीनियर आता है, एयर कंडीशनर का पैनल इंडोर का निकालता है, सामने कूलिंग कॉइल दिखता है, एक जेट पंप लेके कूलिंग कॉइल के ऊपर एक कवर लगाता है जिसको जैकेट बोलते हैं और एक जेट पंप की मदद से, पानी की मदद से और कुछ बहुत माइल्ड केमिकल की मदद से आपके एयर कंडीशनर का इंडोर पूरा क्लीन करता है। उसके फिल्टर्स क्लीन करता है। फिल्टर्स क्लीन करने के बाद आउटडोर पे जाता है। इसी तरीके से आउटडोर में भी माइल्ड केमिकल के यूज़ से आउटडोर के ऊपर स्प्रे करता है पहले, उसके बाद धीरे धीरे उसको क्लीन करके सारी गंदगी को साफ़ कर देता है। फिर इंडोर को अरेंज कर देता है, दोबारा से फिटिंग कर देता है, आउटडोर की प्रॉपर फिटिंग कर देता है और अब आपका एयर कंडीशनर बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है। लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने बढ़िया से सर्विस करा ली, इसके बाद नंबर 2 पे आता है क्लीनिंग ऑफ फिल्टर्स। आपके कमरे को साफ़ सुथरी हवा देने के लिए इसमें फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। कार्बन फ़िल्टर होते हैं, कैथेचिन फ़िल्टर होते हैं, विटामिन सी फ़िल्टर्स होते हैं, डस्ट क्लीनिंग फ़िल्टर्स होते हैं। तो इन फिल्टर्स की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल घर में रहते हैं, सड़क के किनारे का घर नहीं है, झाड़ू देते वक्त, क्लीनिंग के वक्त आप एसी को ऑफ़ कर देते हैं, तो आपको 15 डेज़ में एवरेज 15 दिन में एक बार फिल्टर्स को प्रॉपरली क्लीन कर लेना चाहिए। उसमें से कुछ फिल्टर्स होते हैं जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, जैसे कार्बन फिल्टर्स होते हैं, उनको हमको वॉश नहीं करना चाहिए। उसे आप धूप में रख के या से झाड़ के ही साफ़ कर सकते हैं। बाकी फ़िल्टर्स को आप वॉश करें, क्लीन करें और दोबारा से फिट कर दें। दोस्तों, जिस वक्त आपके पास सर्विस के लिए आए हैं उसी वक्त आप उनसे देखिए, उनसे पूछिए कि ये फ़िल्टर्स कैसे निकलेंगे और दोबारा से कैसे रीफिट हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको बढ़िया कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता रहेगा। नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर टेम्परेचर की जो थर्मोस्टेट होता है, आपका भी तो मोबाइल में ही उसके रिमोट में ही पूरी सेटिंग होती है, इसको आप प्रॉपर सेट रखें। नॉर्मली जो सेट टेम्परेचर होता है, जो हमारी सेहत के लिए भी बेहतर होता है, दैट इज़ 25 डिग्रीज ±1 मीन्स 24 से 26 के बीच में जो टेम्परेचर होता है ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारा जो बॉडी का थर्मल कंट्रोल है, जो थर्मोस्टेट है बॉडी का, वो 10 डिग्री प्लस माइनस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। मीन्स अगर आप 25 से निकल के 35 डिग्री में जाएंगे, 25 से 35 डिग्री के टेम्परेचर में जाएंगे तो इतना इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। लेकिन 25 से निकल के आप 40 में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो थोड़ा केयर करेंगे। जब कभी भी आप 25 डिग्री से बाहर निकल रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर 38, 40, 42, 44 है, तो थोड़ा सा रुक के बाहर निकलें। नॉर्मल जगह पे आ जाएं जहाँ का टेम्परेचर 32, 35 के आसपास हो, देन आप मूव करके 40 में जाएं ताकि बॉडी अपने को एडजस्ट कर ले। 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड लगते हैं बॉडी को टेम्परेचर एडजस्ट करने में। अब इसी की जगह पे अगर आपने 18 डिग्री चला के रखा हुआ है, 20 लगा दिया है, 22 लगा दिया है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे पहुँचने पर आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो बेस्ट टेम्परेचर इज़ 26 रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है।
तो हमेशा अपनी सेटिंग कूलिंग पर रखें। कूलिंग का आपको एक फ्लावर ऐसा दिखेगा, इस तरह का एक फ्लावर बना होगा कूलिंग के लिए। नॉर्मली आपके एसी में ऐसा निशान बना हुआ है, तो ये ड्राई करने के लिए रूम को। ड्राई मोड में जब आप जाएंगे तो इस तरह का निशान दिखेगा, कूलिंग मोड में जाएंगे तो इस तरह का निशान दिखेगा। इसी तरह से अगर आप सूरज जैसा दिखे तो फ्रेंड इस तरह के आपको बहुत से सिंबल्स दिखते हैं। आपको कूलिंग पर ही रखना है, क्योंकि ये तो बरसात के सीज़न के लिए है, जिसको हम लोग ड्राई मोड बोलते हैं। कूलिंग पे ही रखिए और टेम्परेचर की सेटिंग जो है वो जैसा हमने आपसे डिस्कस किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखिए। तो क्या होने वाला है, इफ़ेक्ट्स बढ़िया रहेंगे। और रूम के साइज़ का भी बहुत एहतियात की जाती है कि रूम का साइज़ अननेसेसरली बड़ा ना हो। 1000 क्यूबिक फीट नॉर्मल कंडीशंस 1 टन का एसी। अब नॉर्मल कंडीशंस होनी मतलब छत खुली हुई है, उस पर धूप लगातार आती है। तो सभी को पता है कि जहाँ पे धूप आके रुकती है वहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एडिशनल होता है। मीन्स 40 हवा का टेम्परेचर है और धूप छत पे आके रुकती है, मीन्स 65 डिग्रीज टेम्परेचर होगा। और अगर छत इंसुलेटेड नहीं है तो 10 ही 12 डिग्री रोक पाएगी, मीन्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके कमरे की छत का अंदर का टेम्परेचर होगा। तो एयर कंडीशनर को बहुत मेहनत पड़ेगी कूल करने में। तो ख्याल रखिए कि रूम प्रॉपरली सील्ड हो। किसी बाथरूम से अगर कनेक्टेड है रूम आपका, या बाथरूम रूम से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चलता ना रहे हमेशा। नीचे बहुत ज़्यादा दरवाज़ों में जगह ना हो, खिड़कियाँ प्रॉपरली बंद हो। अगर शीशे की खिड़कियाँ हैं तो उसके ऊपर डबल आप कर्टन लगा सकते हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो हमारा एयर कंडीशनर परफेक्टली चलता रहेगा। तो रूम साइज़ हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, थर्मोस्टेट की सेटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, जो भी हमारी क्लीनिंग वगैरह होती है फ़िल्टर की, उसको हम बाई वीकली मतलब 15 दिन में एक दफ़ा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वेट सर्विस एसी स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होती है। आउटडोर का भी ध्यान रखें कि कंडेंसर जो है वो हमारा डायरेक्ट सनलाइट में ना हो। एकदम डायरेक्ट सनलाइट में ना हो। वही बात कि जब टेम्परेचर हमारे कंडेंसर का नॉर्मली 62-63 डिग्री रहता है और उस पर अगर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो 63 + 25 कहाँ पहुँच जाएगा, अनइमेजिनेबल। तो गर्मी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ती है। अब कंडेंसर इतना गर्म हो जाएगा तो हीट नहीं निकल पाएगी, और कंडेंसर से जो हीट निकल रही है वो हीट बेसिकली आपके कमरे से रेफ्रिजरेंट उठा रहा है। तो कंडेंसर में हीट के निकलने की स्पेस होना चाहिए। इसलिए कंडेंसर कभी भी साउथ साइड पे नहीं रखते हैं, साउथ साइड पे नहीं रखते हैं। कंडेंसर के 2 पार्ट होते हैं, एक तरफ फैन लगा होता है और एक तरफ कंडेंसर होता है। ये कंडेंसर का साइड कभी भी साउथ में नहीं होगा, वरना क्या होगा, डायरेक्ट धूप। अब क्या होता है साउथ में, सूरज सुबह 10-11 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करता है और आपका कंप्रेसर कंटिन्यूसली ट्रिप करता रहेगा और कूलिंग इफेक्ट आपके कमरे का कम हो जाएगा। प्लस बार बार ट्रिप करने की वजह से कंप्रेसर के ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाने वाले हैं। इसी तरह से इंडोर और आउटडोर, इसके बीच की बहुत लंबी दूरी आप कर देंगे तो भी इफेक्ट प्रॉपर आपका कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। एवरेज जो है, अभी तो बात करते थे कि 10 मीटर होना चाहिए, लेकिन डिज़ाइंस वगैरह इंप्रूव हुई हैं तो 15, 16, 18 मीटर तक भी चल जाता है। लेकिन कोई 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। और जब इंस्टॉलेशन हो रहा है हमेशा ध्यान रखिए कि वैक्यूम प्रॉपर होना ही चाहिए। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आउटडोर में तो वैक्यूम नहीं होता है, आउटडोर तो आपका पूरा सील्ड होके आता है, उसमें वैक्यूम करके रेफ्रिजरेंट चार्ज रहता है। लेकिन इनडोर का वैक्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है।
इंजीनियर को आपके पता होगा कि आउटडोर में किस जगह से हम इंडोर का वैक्यूम प्रॉपर वैक्यूम पंप से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लोगों ने पूरा केयर करी तो ये गर्मियाँ तो बेहतरीन गुजरने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच।